स्वागत है आप सभी का पूजा ध्यान क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेते हुए अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वाक्य की। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल को, अब हम जानेंगे क्रमबद्ध किसे कहते हैं। क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, लड़का, वह। अब यहाँ पर शब्द तो सार्थक हैं, परंतु यहाँ पर इनको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है, अर्थात उचित क्रम में इनको नहीं लिखा गया है। इसे हम कैसे लिखेंगे? वह लड़का है, वह लड़का है। अब ये हुआ हमारा क्रमबद्ध समूह, इसे हम वाक्य कहेंगे। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम जानेंगे कि वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, बिल्कुल सरल वाक्यों का मैं प्रयोग करना चाहूंगी ताकि सभी को समझ में आ जाए। बच्चा खेल रहा है, तो यहां पर इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? बच्चा। तो जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उस उद्देश्य के बारे में क्या बात की जा रही है, अर्थात जो भी करता है, जो भी काम कर रहा है, उसे कर्ता भी कहते हैं। उद्देश्य जो है वह कर्ता भी कहलाता है। तो जो कर्ता जो है वह क्या कार्य कर रहा है या उद्देश्य क्या कार्य कर रहा है, उसके बारे में क्या बात की जा रही है। अभी तो यहाँ पे वह खेल रहा है, तुम क्रिया कह सकते हैं, या कुछ और भी। अगर हम कहते हैं बच्चा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर है उस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है। तो उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में क्या बात की जा रही है, क्या बताया जा रहा है, उसे हम विधेय कहते हैं। यह होते हैं वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। अब हम जानेंगे कि वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। भेदों पर जाने से पहले मैं आपको वाक्यांश के बारे में बताना चाहूंगी। आपने एक शब्द सुना होगा, वाक्यांश। तो वाक्यांश किसे कहते हैं हम यह जान लेते हैं। आपने जाना कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। जैसे अगर मैंने एक वाक्य लिखा, सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। यहां पर उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है? सत्य के बारे में। तो यह हमारा क्या है? उद्देश्य है। और क्या बात की जा रही है कि सत्य की क्या होती है? विजय होती है। तो यह हमारा विधेय है। ये तो आप सभी को पता चल चुका है कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। अगर मैं सिर्फ इस वाक्य में से यह कहूं, सत्य की विजय, सत्य की विजय, तो क्या यह वाक्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यह वाक्य का अंश कहलाएगा, जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। यह संपूर्ण वाक्य नहीं है, हमने वाक्य में से ही कुछ शब्दों को उठाया है। सत्य की विजय यह अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा, इसे हम वाक्यांश कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्यांश, अर्थात वाक्य का अंश, वाक्य का एक पार्ट, वाक्य का अंश, इसे हम वाक्यांश कहते हैं। तो अब हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आज हम केवल रचना के आधार पर शब्दों के भेदों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रचना के आधार पर पहले भेद के बारे में। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो भेद होता है वह होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं सरल वाक्य? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है
उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल सो रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? राहुल, और विधेय क्या है? सो रहा है। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक ही है, तो ये सरल वाक्य कहलाते हैं। श्याम आज नहीं आया था, इसमें उद्देश्य क्या है? श्याम, और आज नहीं आया था, ये श्याम के बारे में बात की जा रही है, ये हो गया विधेय। तो जिस भी वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर दूसरे भेद के बारे में जानेंगे, जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़े गए हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं? जो अपने आप में पूर्ण वाक्य हो, परंतु फिर भी उन्हें दूसरे वाक्य के साथ जोड़ा गया हो। अभी इसका उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी, इन्हें आपको बताऊंगी कि स्वतंत्र वाक्य कौन सा है। समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा उन्हें जोड़ा गया हो। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें हम अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द जो कभी नहीं बदलते हैं। और तथा, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, तो ये कौन से शब्द होते हैं? हमारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जिनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपको समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में जानकारी चाहिए, डिटेल में मैंने उस वीडियो में आपको समझाया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा इनको जोड़ा जाता है, यह इनकी खासियत होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, आप खाना खाएं और आराम करें। यहाँ पर दो उपवाक्य हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? जब हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो वाक्य नहीं कहलाता है पूरा, वह दोनों उपवाक्य कहलाते हैं, अर्थात वो वाक्य के पार्ट हो जाते हैं, वाक्य के अंग कहलाते हैं, तो उनको उपवाक्य बोलते हैं। आप खाना खाएं और आराम करें, तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, आप खाना खाएं, आराम करें, इन्हें उपवाक्य कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य क्यों कहा गया है? क्योंकि आप खाना खाएं, आपको बोलने पर ऐसा लग रहा है कि इस उपवाक्य को आगे किसी और वाक्य की जरूरत नहीं थी, जैसे आप खाना खाएं। हम नॉर्मली भी इस वाक्य को बोलते हैं आप खाना खाएं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपने आप में ही पूर्ण वाक्य भी कहलाता है। जो यहाँ पर उपवाक्य है वह अपने आप में पूर्ण वाक्य कहलाता है, परंतु फिर भी इसे हम किसी दूसरे वाक्य के साथ जब जोड़ते हैं या उपवाक्य के साथ हम जोड़ते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए हम समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप खाना खाएं और, यहाँ पर और हमने समुच्चय बोधक शब्द लिया है, आराम करे, आगे हमने आराम करे इसमें उपवाक्य जोड़ दिया है। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, हम नॉर्मली भी कह देते हैं आराम करें, आप खाना खाएं, आप खाना खाइए, आराम करें, आराम करिए, हम नॉर्मली भी इन वाक्यों को जो है स्वतंत्र रूप से भी बोलते हैं, तो ये स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। परंतु इन्हें हम जब आपस में जोड़ते हैं तो हम समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप खाना खाएं और आराम करें, हमने यहाँ पर इसे समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ दिया है। तो संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो अपने आप में पूर्ण वाक्य भी कहलाते हैं और उन्हें समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, आप कल आए या परसों। हम आप कल आए, तो ये भी पूर्ण वाक्य है एक, परंतु फिर भी हमने इसे आगे जोड़ दिया है कई शब्दों के साथ, जैसे या परसों, तो या यहाँ पर हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार उपवाक्यों को हम समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़कर वाक्य बना रहे हैं, इन्हें ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त मतलब जोड़ना, तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम समुच्चय बोधक शब्द लगाकर इनको जोड़ रहे हैं, यही हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम जानेंगे तीसरे भेद के बारे में, जिसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, मतलब निर्भर हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब मुख्य उपवाक्य किसे कहते हैं और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, ये हम पहले उदाहरण में जान लेते हैं। मिश्रित उपवाक्य के उदाहरण देख लेते हैं। माँ ने कहा कि सब्जी ले आओ। इस वाक्य में सब्जी लाना किस पर निर्भर है? माँ के कहने पर, क्योंकि माँ के कहने पर सब्जी लाई जा रही है। तो माँ ने कहा,
यह हमारा रहेगा मुख्य उपवाक्य और सब्जी ले आओ हमारा रहेगा आश्रित उपवाक्य। जो यहाँ पर कि शब्द है यह हमारा योजक अव्यय कहलाता है। ठीक है, यह हमारा योजक अव्यय कहलाता है। संयुक्त वाक्य में हम जो है समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते थे और कि हमारा जो है वह योजक अव्यय कहलाता है, क्योंकि यह भी हमारे दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो माँ ने कहा यहाँ पर हमारा मुख्य उपवाक्य कहलाएगा और सब्जी ले आओ हमारा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, क्योंकि सब्जी लाने के लिए माँ ने कहा है। तो माँ का कहना यहाँ पर जो है वह मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। अब कभी कभी वाक्यों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि वाक्य में जो बाद वाला उपवाक्य है ना वही हमारा आश्रित उपवाक्य होगा और पहले वाला जो उपवाक्य है वह हमारा मुख्य उपवाक्य होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमें वाक्य को पढ़कर देखना है। जिस उपवाक्य पर अधिक बल दिया जाएगा वही हमारा मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। कारण हमें खोजना है कि वाक्य में कारण क्या है। अब सब्जी ले आने का कारण क्या है? क्योंकि माँ ने कहा था। अब ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। यदि मैं जयपुर जाऊंगी तो हवा महल देखूंगी। यहाँ पर जो है मुख्य बात जो है वह हवा महल देखने की जा रही है, क्योंकि हवा महल देखना जो है वह यहाँ पर मुख्य बताया गया है कि मैं जयपुर अगर जाऊंगी तो हवा महल ज़रूर देखूंगी भाई। तो यहाँ पर हवा महल देखूंगी मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। और हवा महल देखना किस पर आश्रित रहेगा? जब जयपुर जाऊंगी तभी तो हवा महल देखूंगी। तो आश्रित उपवाक्य क्या बन जाएगा? यदि मैं जयपुर जाऊंगी। तो यदि मैं जयपुर जाऊंगी आश्रित उपवाक्य है और हवा महल देखूंगी यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि हवा महल देखना किस पर आश्रित है? जयपुर जाने पर आश्रित है। मिश्रित उपवाक्य की एक खासियत बात और होती है। हम इसके पहले उपवाक्य को अगर पढ़ते हैं, जैसे माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा? जिज्ञासा बनी कि क्या कहा, तो यह अपूर्ण वाक्य है। जब भी किसी भी उपवाक्य को पढ़ने पर ऐसा लगे यह अपूर्ण है, पूरा नहीं है, इसको पूरा करने के लिए आगे किसी और उपवाक्य की आवश्यकता है, यह हमेशा मिश्रित उपवाक्य ही कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं। अब इसमें से हमें मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य बताना है। जैसे जब प्रिया आएगी तब चलेंगे। सबसे आसान तरीका पहचानने का क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में ही होती है, संयुक्त क्रिया में और मिश्रित क्रिया में, क्योंकि दोनों में ही दो से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं, दो से अधिक क्रिया भी हो सकती है। परंतु सबसे अधिक जो सरल तरीका है पहचानने का वह यह है, आप इनके उपवाक्यों को अलग अलग करके देखिए। जैसे जब प्रिया आएगी, ये हमारा पहला उपवाक्य है, हमारा योजक शब्द है। अब दूसरा उपवाक्य क्या है? चलेंगे। अब दोनों उपवाक्यों को पढ़कर देखेंगे, क्या यह पूर्ण वाक्य है? जब प्रिया आएगी तब क्या? जब प्रिया आएगी तब क्या? यह वाक्य जो है वह पूर्ण नहीं लग रहा है। इसी प्रकार चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कब चलेंगे, इसको पढ़कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार इस वाक्य में जो दोनों उपवाक्य है उनको अलग करने पर हमें यह महसूस हो रहा है कि ये वाक्य जो है वह अपूर्ण है, यह पूरे नहीं है। इसीलिए इन वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। यह कहलाएंगे मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, उन्हें पहचानने का क्या तरीका है? उनके उपवाक्यों को अलग करके देखेंगे और उनको पढ़कर देखेंगे। अगर वह पूर्ण वाक्य लग रहे हैं तो वह मिश्रित वाक्य नहीं है, अगर वह अपूर्ण वाक्य है तो वह मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। क्योंकि अब इस वाक्य में हम ये बताते हैं कि मुख्य उपवाक्य क्या था और जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वह क्या है। जब प्रिया आएगी तब चलेंगे, यहाँ पर जो मुख्य बात जो की जा रही है वह चलने की हो रही है। तो यहाँ पर जो मुख्य उपवाक्य है वह है चलेंगे। और चलना किस पर आश्रित है? जब प्रिया आएगी तब चलेंगे। तो प्रिया के आने पर चलना आश्रित है, तो इसीलिए जब प्रिया आएगी यह हमारा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा और चलेंगे हमारा मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं।
बादल छा गए परंतु वर्षा नहीं हुई। अब इस वाक्य को पहचानने के लिए हम इनके उपवाक्यों को अलग अलग करके देखेंगे। बादल छा गए, ये पहला उपवाक्य है। दूसरा क्या है? वर्षा नहीं हुई। यह हमारा दूसरा उपवाक्य है। जो परंतु है इसमें यह क्या है? हमारा अव्यय है, जिसको हमने दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी यह हमारा योजक अव्यय था। तो बादल छा गए। अब इस वाक्य को पढ़ने पर लग रहा है ये पूर्ण वाक्य है। हम नॉर्मली भी बोलते हैं बादल छा गए या बादल आ गए, वर्षा नहीं हुई, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। तो इन उपवाक्यों को पढ़ने पर लग रहा है कि इनको जो है पूरा करने के लिए किसी और वाक्य की आवश्यकता है ही नहीं, परंतु फिर भी इन्हें दूसरे वाक्य के साथ जोड़ा गया है। तो जब भी हमें किसी भी वाक्य को देखकर यह लगे कि उनमें पूर्ण उपवाक्य प्रयोग किए गए हैं, अर्थात बादल छा गए यह भी अपने आप में पूरा वाक्य है और वर्षा नहीं हुई यह भी अपने आप में पूरा वाक्य है, तो इन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब यहां पर जो है मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य देख लेते हैं। बादल छा गए परंतु वर्षा नहीं हुई। जो यहाँ पर मुख्य बात की जा रही है वह वर्षा की बात की जा रही है कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हुई। तो बारिश का होना किस पर आश्रित है? बादलों के छाने पर आश्रित। जब बादल आएंगे तभी तो वर्षा होगी। तो मुख्य उपवाक्य इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा नहीं हुई। और आश्रित उपवाक्य इसमें क्या हो जाएगा? बादल छा गए। तो आशा करती हूँ आज आपको सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।